हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सिस्टरली एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का लेसन 2 एंड 3 ईवीएस के विषय में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का ईवीएस का टोटल लेसन तथा क्लास 4 ईवीएस का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कहानी सपेरों की। इससे पहले क्लास 1 का एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था, उसे हम लोग देख लेते हैं। उसमें था बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण। तो बाघ और अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कौन कौन से कारण हैं? फर्स्ट है जंगलों का विनाश आवास बनाने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जंगलों का विनाश हो रहा है तो किसके लिए? तो आवास बनाने के लिए। सेकेंड है जंगलों में आग, यानी कि जंगलों में आग लगाकर जंगलों को कम किया जा रहा है। और थर्ड जो है पोचिंग, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार, यानी कि बिना आज्ञा का। सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जानवरों का शिकार करना मना है, लेकिन फिर भी लोग अवैध शिकार कर रहे हैं, उसी को पोचिंग कहा जाता है। अब जो लेसन है वो है लेसन 2 कहानी सपेरों की। उसमें सबसे पहला टॉपिक है नाग गुम्फन। ये जो कहानी सपेरों की लेसन है, इसमें सपेरों के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नाग गुम्फन जो है ये सांप से संबंधित नहीं है। कहने के लिए तो ये नाग गुम्फन है, कोई भी इसमें कंफ्यूज कर जाए कि यह नाग गुम्फन यानी कि सांप से संबंधित है, लेकिन यह सांप से संबंधित नहीं है। इसका सबसे पहला पॉइंट है यह एक प्रकार का डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये जो नाग गुम्फन है यह एक प्रकार का डिजाइन है और ये किस में उपयोग किया जाता है? तो रंगोली के लिए, कढ़ाई के लिए, उसके बाद दीवारों को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यह सौराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि यह सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो नाग गुम्फन के बारे में ऑप्शन में दे देगा कि यह एक प्रकार की डिजाइन है, एक प्रकार का घर है, एक प्रकार के सपेरा है। आपको ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, लेकिन यह आप ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अगर एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा तो आपका ईवीएस में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है कालबेलिया। वैसे लोग जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं उसे ही कालबेलिया कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कालबेलिया क्या है? सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाने वाला कालबेलिया कहलाता है। नेक्स्ट है बीन पार्टी के बाजे। बीन, बीन कौन बजाता है? तो कालबेलिया लोग बीन बजाते हैं। तो जब कालबेलिया लोग जब बाजा बजाने के लिए कौन कौन से सामान का यूज करते हैं, वही सब बातें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहला जो यूज करते हैं वो बीन, सेकेंड में तुम्बा, थर्ड में खंजरी और फोर्थ में ढोल। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बजाए जाते हैं। ये जो बीन, तुम्बा और खंजरी, बीन, तुम्बा और खंजरी, ये जो तीनों होते हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, और जो ढोल होता है वो सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सूखी लौकी से कौन से बनाए जाते हैं? तो बीन, तुम्बा और खंजरी। नेक्स्ट है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। हमारे देश में वैसे तो बहुत प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जहरीले सांप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। इसको ध्यान से देखिएगा कि नाग, करैत, दुबैया और अफाई।
नेक्स्ट एक नोट है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इसको देखिएगा कि जब सांप काटेगा तो उसका कितने दांत होते हैं, तो 2 खोखले दांत होते हैं जो जहर वाले होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सांप के कितने खोखले दांत होते हैं, या फिर एक प्रश्न बनता है कि सांप के जहर वाले दांत कितने होते हैं, तो वो 2 होते हैं और उसी खोखले दांत के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई सीरम दी जाती है। इसको ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसको तुरंत उसी जहर के असर को खत्म करने के लिए क्या दिया जाता है, तो सीरम दी जाती है। नेक्स्ट है, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो सीरम होता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अगला है, यह सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो जो मैं पॉइंट्स आपके बारे में बता रही हूँ वो सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यही सारे ऑप्शन में दिए जाएंगे। अगर आपको ध्यान में रहेगा तभी तो आप सही गोला कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने यह कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो सरकार क्या कानून बनाया है, तो न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट लेसन 3, चखने से पचने तक। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये देख लीजिएगा, ये जो चखने से पचने तक, इसमें किस प्रकार हम खाना हमारे शरीर में कैसे वो जाकर भोजन पचता है उसी के बारे में इस लेसन में दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकेंड है, हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस एसिड की तरह होता है। इसको देख लीजिएगा कि जो पाचक रस होता है वो किसकी तरह होता है, एसिड की तरह होता है। शायद आप लोग सुन भी चुके होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पेट में एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी कब होती है, जब खाना ठीक तरह से नहीं खाया हो या वो पेट में सही तरीके से नहीं पचा हो तो पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो वो जो पाचक रस होता है, पाचक रस में एक एसिड होता है, वही एसिड हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, खाने के चीज़ों का स्वाद हम जीभ से चखकर तथा नाक से सूंघकर कर सकते हैं। इसको भी देख लीजिएगा, हम लोग खाने के चीज़ का स्वाद किस प्रकार लेंगे, तो जीभ से चखकर तथा नाकों से सूंघकर। नेक्स्ट है कि लार भोजन पचाने में सहायता प्रदान करता है। भोजन पचाने में सहायता प्रदान कौन करता है, तो वो है लार। नेक्स्ट है ग्लूकोज। आप लोग ग्लूकोज के बारे में जानते ही होंगे। तो ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। तो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। सेकेंड है, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। ग्लूकोज चढ़ाने से ये कमजोरी दूर हो जाती है। इसको भी देख लीजिएगा। ग्लूकोज के बारे में भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो ग्लूकोज क्या करता है, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से जब शरीर में कमजोरी हो जाती है तो ग्लूकोज चढ़ाने से ये कमजोरी दूर हो जाती है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए जल्दी ताकत मिल जाती है और हिम्मत भी। इसको भी देखिएगा कि ताकत तो मिलती ही है, साथ में ही साथ हिम्मत भी मिलती है। किससे, तो ग्लूकोज चढ़ाने से। आगे जो है, खाने की कुछ चीजें दी हुई है और पचने में कितना समय लगता है जो पेट में, उसके बारे में दिया गया है। और गिलास में पाचक रस के साथ उसी सामान को रखने में कितना समय लगता है। कहने का मतलब है कि गिलास में कैसे पचेगा, तो गिलास में नहीं पचेगा। गिलास में पाचक रस को मिला दिया जाता है और उसमें खाने की चीज़ों को डालकर देखा जाता है कि वो पचने में कितना समय लगाता है। इसके लिए डॉक्टर मार्टिन जो थे उन्होंने एक प्रयोग किया था। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस को निकाले, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के पीस बारीकी टुकड़े डालकर सुबह 7:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आम तौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान होता है।
तो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारे पेट का तापमान होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उन्होंने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा। तो वो सुबह 8 बजे वो मछली के बारीक पीसे हुए टुकड़े को रखे थे और दोपहर के 2 बजे उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह घुल चुके हैं। तो भोजन पचने में कौन सहायता कर रहा है? तो हमारा पाचक रस सहायता कर रहा है। तो फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा। इसके लिए उन्होंने एक अलग अलग तालिका बना के उन्होंने यह बताया कि जब पाचक रस को पेट में पचने में कितना समय लगता है और उसी पाचक रस को अगर गिलास में रखा जाए और उसमें कोई खाने की चीज रखा जाए तो उसे पचने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले उन्होंने जब कच्चा दूध को पेट में पचने में लगा समय 2 घंटे 15 मिनट तथा उसी कच्चे दूध को उन्होंने गिलास में पाचक रस के साथ रखा तो उसको पचने में 4 घंटे 45 मिनट लगे। अगला है उबला दूध को पेट में पचने में 2 घंटे लगे और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट लगे, यानी कि गिलास में पाचक रस मिलाकर 4 घंटे 15 मिनट लगे। इसके बाद में पूरी तरह उबला अंडा पेट में पचने में 3 घंटे 30 मिनट लगे और गिलास में पाचक रस के साथ पचने में 8 घंटे लगे। चौथा नंबर है कम उबला अंडा को पेट में पचने में 3 घंटे लगे और गिलास में पाचक रस में लगा समय 6 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है कच्चा अंडा फेंटा हुआ, तो उसको पेट में पचने में 2 घंटे लगे तथा गिलास में पाचक रस में लगा समय 4 घंटे 15 मिनट लगे। नेक्स्ट है कच्चा अंडा पेट में पचने में 1 घंटे 30 मिनट लगे और गिलास में पाचक रस के साथ मिलाकर रखने पे वो 4 घंटे में पचा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 बार आप इसको देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए, इसलिए मैं जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो सभी बातें मैं आपके नोट्स में लिख दे रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दुखी या परेशान होने पर भी खाना ठीक से नहीं पचता है। इसको भी देख लीजिएगा कि जब कोई भी मनुष्य दुखी या परेशान होता है तो उस समय भी उसका खाना सही तरीके से नहीं पच सकता है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपके इसी तरह के पॉइंट दिए जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कालाहांडी जिला। इसका फर्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा कि कालाहांडी जिला कहाँ पे पड़ता है, तो वो उड़ीसा में पड़ता है और यहाँ पे सबसे अधिक चावल की खेती होती है और इसी राज्य से दूसरे राज्यों में चावल भेजा भी जाता है। नेक्स्ट है कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, फिर भी यहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी की समस्या है। तो यहाँ पे चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है और दूसरे राज्यों में यहाँ से भेजा भी जाता है, फिर भी यहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी की समस्या है। तब तक के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।